इस वीडियो में किसी ब्लॉकचेन और टोकन का जिक्र नहीं। इस वीडियो में क्रिप्टो नहीं, मार्केट की बुनियाद पर बात होगी। इंसान के लालच और बेरहमी की बात होगी। आज आपको सिर्फ एक कहानी सुनाऊंगा, किलर्स ऑफ द फ्लावर मून की कहानी। अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो समझ सकेंगे कि आज क्रिप्टो मार्केट बिल्कुल वैसी है जैसी 100 साल पहले तेल की मार्केट थी। और उस दौर में अमेरिका में तेल की दौलत से मालामाल रेड इंडियन लोग कैसे पुरस्कार हालात में कत्ल हुए, कैसे उनका पैसा लूटा गया, ये कहानी आज आपको सुनानी है। वेलकम टू क्रिप्टो बाबा, मैं हूं अली रेहान। सो लेट्स गो टू ओक्लाहोमा। किलर्स ऑफ द फ्लावर मून अमेरिकी सहाफी डेविड ग्रैन की किताब है। मैंने इसको तब पढ़ा जब मुझे पता चला कि उस्ताद मार्टिन स्कॉर्सेज़ी इस पर फिल्म बना रहे हैं और इस फिल्म में वो अपने दो पसंदीदा अदाकारों रॉबर्ट डिनीरो और लियोनार्डो डिकैप्रियो के साथ काम कर रहे हैं। इस किताब को जब पढ़ा तो इसके वाकयात ने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। फिर मैंने फैसला किया अपनी कम्युनिटी के साथ ये कहानी जरूर शेयर करनी है। ओसेज इंडियन कबीले की लड़की मॉली बरखाट रियासत ओक्लाहोमा के कस्बे ग्रे हॉर्स की रहने वाली है। 24 मई 1921 को उसे ये खौफ लाक होता है कि उसकी बहन एना ब्राउन के साथ कुछ बुरा हो गया है, कोई हादसा या कोई घटना। ऐसा वो इसलिए महसूस करती है क्योंकि 2 रातों के बाद भी उसकी बहन अपने घर नहीं पहुंची। उसे यह खौफ इसलिए भी है क्योंकि 3 साल पहले वो अपनी एक और बहन मिनी को पुरअसरार हालात में खो चुकी है। मिनी का जब इंतकाल हुआ तब उसकी उम्र सिर्फ 27 साल थी। डॉक्टरों ने उसकी मौत का कारण इंतहाई जानलेवा बीमारी करार दिया था। ये बीमारी क्या थी ये नहीं बताया था। मौली के खानदान और कबीले की कहानी यहां शुरू नहीं होती। 1870 में ओसेज इंडियंस को कैंजस में उनकी जमीनों से बेदखल करके ओक्लाहोमा की संगलाख सरजमीन पर धकेल दिया गया। दहाइयों बाद पता चला कि वो सरजमीन जिस पर ओसेज इंडियंस आबाद हैं उसके नीचे तो अमेरिका के सबसे बड़े तेल के जखार हैं। तेल दरियाफ्त हुआ तो तेल निकालने वाले आ गए और उनके साथ भांत भांत के लोग भी। अब इस जमीन से तेल निकालने के लिए ओसेज इंडियंस को लीज और रॉयल्टीज में डॉलर देने पड़ते थे। यूओसेज पर कैपिटा इनकम के लिहाज से दुनिया के अमीर तरीन लोग बन गए। वो कितने अमीर थे इस बात का अंदाजा आपको यूं होगा कि सिर्फ 1923 के एक साल में कबीले को 30 मिलियन डॉलर अदा किए गए, जो आज के हिसाब से 400 मिलियन डॉलर बनते हैं। मौली की जिंदगी की तरफ वापस चलते हैं। मौली डायबिटीज की मरीजा है। अपने शोहर की वफात के बाद मौली की मां लिजी उसके साथ रहती है। 28 साल सफेद फार्म अर्नेस्ट बरखाट मौली का शोहर है। अर्नेस्ट के चचा का नाम है विलियम के हेल और विलियम हेल वो शख्स है जो किसी को काम के लिए दरखास्त नहीं करता, हुक्म देता है। 21 मई को मौली ने अपने घर पर दावत रखी थी जहां वो आखिरी बार अपनी बहन एना से मिली। दावत के मेहमानों में अर्नेस्ट का भाई ब्रायन भी था, जो दावत के इख्तिताम पर एना को उसके घर छोड़ने जाता है। लेकिन 3 रातें गुजरने के बाद भी एना अपने घर नहीं पहुंचती। एना के घर पर ताले पड़े हैं। अपनी बहन की सलामती के लिए फिक्रमंद मौली परेशान होती है। अपने शोहर अर्नेस्ट से उसका अता पता मालूम करने को कहती है। लेकिन सिर्फ एना लापता नहीं, एक और ओसेज इंडियन चार्ल्स व्हाइट हॉर्न भी 14 मई से गुमशुदा है। ऐसे में खदशात बढ़ते जाते हैं। एना की गुमशुदगी के एक हफ्ते बाद चार्ल्स व्हाइट हॉर्न की वीराने से सड़ी हुई लाश मिलती है। ऐसे ही एक और वीरान जगह से एक खातून की गली सड़ी लाश मिलती है। इसके कपड़ों, इंडियन चादर और सोने के दांत से शनाख्त होती है कि ये एना थी। उसकी खोपड़ी के पिछले हिस्से में एक सुराख था। एना को गोली मारकर कत्ल किया गया था। एना की तदफीन के वक्त उसके ताबूत को उठाने वालों में एक शख्स विलियम के हेल भी होता है, किंग ऑफ द ओसेज हिल्स। एना के कत्ल के 2 माह बाद जुलाई में मौली की मां लिजी भी पुरअसरार हालात में बीमार पड़कर मर जाती है। मौली की दूसरी बहन रीटा का शोहर बिल स्मिथ ये बात तस्लीम करने को तैयार नहीं होता कि लिजी की मौत कुदरती तौर पर हुई है। वो खुद से तहकीकात करता है क्योंकि उसे शक है कि लिजी को जहर दिया गया है, स्लो पॉइजनिंग। बिल स्मिथ की तहकीकात कहां पहुंची और उसका क्या पता, इस पर बात करने से पहले कहानी में एक और ट्विस्ट भी शामिल करते हैं। हेनरी रोवन एक और ओसेज इंडियन है। यह शख्स मौली का पहला शोहर है। रेड इंडियन के रिवाज के मुताबिक दोनों की शादी हुई। मौली ने हेनरी से अलहदगी के बाद अर्नेस्ट बरखाट से शादी की। हेनरी रोवन भी एक ऐसा बदकिस्मत शख्स है जिसका खैर ख्वाह कोई और नहीं, अर्नेस्ट का चचा किंग ऑफ ओसेज हिल्स विलियम हेल है। विलियम हेल हेनरी की $25,000 की इंश्योरेंस करवाता है
और फिर हेनरी भी पुरस्कार हालात में मारा जाता है और उसकी इंश्योरेंस के पैसे विलियम हेल को मिलते हैं। बिल स्मिथ मोले की बहनों और मां की पुरस्कार अमवात की तहकीकात में मसरूफ है। वो ग्रे हॉर्स, फेयरफैक्स और दूसरे इलाकों में मुख्तलिफ यानी शाहिदीन से मिलता है। उसकी तहकीकात मुकम्मल नहीं हो पाती क्योंकि एक रात को जब वो अपने घर में अपनी बीवी के साथ सो रहा होता है, उसका घर एक बम धमाके से उड़ा दिया जाता है। इस धमाके में बिल स्मिथ, उसकी बीवी रीटा, उनकी मुलाजमा मारे जाते हैं। धमाके के बाद उस जमाने के अखबारों में वैसी ही खबरें छपती हैं जैसी आजकल किसी धमाके के बाद, यानी ये कोई काम इंसान का नहीं कर सकता, कोई भी इंसान ऐसा काम कैसे कर सकता है, वगैरह वगैरह। लेकिन सबका फायदा किसको हो रहा होता है? अब कहानी को उस तरफ लेकर चलते हैं। ओसेज इंडियंस को व्हाइट मैन सैवेज यानी उजड़ और गवार करार देता है। अमेरिकी कांग्रेस बहुत मुश्किल से उन्हें उनकी जमीन के हकूक देती है। सिर्फ यही नहीं, रेड इंडियंस अपना पैसा खुद भी खर्च नहीं कर सकते। अमेरिकी कानून साजों ने ऐसी कानून साजी कर रखी थी जिसके मुताबिक गैर जिम्मेदार और मशकूक किरदार के रेड इंडियन लोगों के ऊपर कोई ना कोई सफेद फार्म गार्डियन होता जो उसको इंतहाई जरूरी कामों के लिए अपनी मर्जी के मुताबिक पैसा देगा। यूं एक अमेरिकी गोरा कई कई रेड इंडियंस का गार्डियन होता था। उनमें से भी बहुत से रेड इंडियन पुरस्कार हालात में मारे गए जिनके हेड राइट्स बाद में गोरों ने अपने नाम कर लिए। कांग्रेस की कानून साजी के मुताबिक हर ओसेज इंडियन को जमीन के हकूक के लिए अलॉटमेंट नंबर दिया जाता है। मौली का अपना अलॉटमेंट नंबर है, उसकी बहनों और मां का अपना। अब इन सब के मर जाने के बाद उनके तमाम हेड राइट्स कानूनी तौर पर मौली को मुंतकिल हो जाते हैं, यानी वो अपने पूरे खानदान की दौलत की तनहा मालिक बन जाती है। अब मौली डायबिटीज की मरीजा है। विलियम हेल मौली के लिए अपने पसंद के डॉक्टरों से खुसूसी तौर पर इंसुलिन का इलाज तजवीज कराता है। मौली को इन डॉक्टरों पर शुबा है, लेकिन उसका शोहर अर्नेस्ट फिर खुद से उसको इंसुलिन के इंजेक्शन देना शुरू कर देता है, जिसके नतीजे में मौली की सेहत बेहतर होने की बजाय मजीद बिगड़ती जाती है। यानी मौली को अगर कुछ हुआ तो उसकी सारी दौलत का मालिक उसका शोहर होगा, जो अपने चचा विलियम हेल के जेर असर है। ओसेज इंडियंस की मजबूरी का यहां से अंदाजा लगाएं। विलियम हेल इतना बाअसर शख्स है कि वो काउंटी का डेप्टी शेरिफ है, यानी पुलिस इसके अंडर है। इसी तरह मुकामी जज, सियासतदान और डॉक्टर सब इसके जेर असर है। ओसेज लोगों के मरने पर उनके कत्ल की तहकीकात शफाफ अंदाज में हो ही नहीं पाती, क्योंकि विलियम हेल और उसके करिंदे या तो तहकीकात करने वालों को खरीद लेते हैं या उनकी तहकीकात का रुख बदलने के लिए जाली शवाहद बना लेते हैं। और अगर कोई खुद से तहकीकात करने की कोशिश करता है तो उसका अंजाम बिल स्मिथ जैसा होता है। मौली खुश नसीब है, इसकी खुद की जिंदगी बच जाती है। उसकी जिंदगी के दुश्मन कानून के शिकंजे में आ जाते हैं, उसके खानदान के कातिल पकड़े जाते हैं। लेकिन ये तेल की दौलत रेड इंडियंस के लिए खुशनसीबी से ज्यादा बदनसीबी का बायस बनती है, क्योंकि उनकी दौलत लूटने वाले उनका बेदरीक कत्ल करते हैं और बहुत से कातिल बच निकलते हैं। ये तेल की दौलत की कहानी थी। क्रिप्टो मार्केट भी अभी अपने आगाज में बिल्कुल ऐसी मार्केट है। यहाँ भी बेरहम लोग मौजूद हैं जो लोगों की उम्र भर की कमाई लूट लेते हैं। अगर ये कहानी अच्छी लगे तो कमेंट में जरूर बताएं। ये फिल्म सिनेमा में लग चुकी है, देखना चाहें तो जरूर देखें। किताब पढ़ने में दिलचस्पी है तो किताब जरूर पढ़ें। क्रिप्टो की दुनिया में भी कुछ ऐसी बेरहम कहानियां हैं, अगर वो सुनना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताएं, फिर उन पर भी काम करूंगा। किलर्स ऑफ द फ्लावर मून पर यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।